हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन और साथ ही मिस शैंग दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर मिस शैंग को किसी का कॉल आ जाता है। वो तभी कह रही होती है कि अंकल फैंग आप परेशान ना हो, मैं यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूँ और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर बढ़िया डॉक्टर को अपने साथ लेकर आई हूँ जो कि माइकिंग सिटी के अंदर बेस्ट है। जिसके साथ ही कह रही होती है कि ठीक है आप फ़ोन रखें मैं आती हूँ। तभी यहाँ पर ये बूफेन अपनी तारीफ सुनते हुए कहने लग जाता है कि बेस्ट डॉक्टर माइकिंग सिटी के अंदर, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? कि सच में तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा हाईली सोचती हो? तभी यहाँ पर शेंग कहने लग जाती है कि ज़्यादा भाव मत खाओ, तुमने ग्रैंडपा को ठीक कर दिया तो तुम ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम अच्छे डॉक्टर भला कैसे नहीं हुए? फिलहाल तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मेरे जो कलीग हैं वो एक काफ़ी बड़े से ट्रबल के अंदर फंस गए हैं, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हें बुलाना ही पड़ा। तभी यहाँ पर ये बूफेन कहने लग जाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा उनको ठीक करने के लिए। तभी यहाँ पर मिस शैंग को किसी का कॉल आ जाता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हॉस्पिटल के अंदर मिस्टर मा पहले से ही मौजूद था। साथ ही ये बूफेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि अब एक बार फिर से मुंह उठा के मिस्टर मा के पास चली गई ही थी। और साथ ही यहाँ पर दोनों एक बार फिर से वापस से रिश्ते में आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर शेंग कह रही होती है कि ठीक है मैं पेशेंट की फैमिली को रिसीव करने के लिए जा रही हूँ, तुम यहाँ से रूम नंबर 102 के अंदर चले जाओ, वो उधर की साइड है, ठीक है। और रही बात कलीग के बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स की तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर ये बूफेन वहाँ से जा रहा था, शेंग भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी ये बूफेन की एक्स गर्लफ्रेंड ये कहने लग जाती है कि मिस्टर मा ये देखो शायद यहाँ पर आया हुआ है ये बूफेन, ये ज़रूर से ही यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप के लिए आया होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है। ये मेडिसिन को यहाँ पर स्टडी कर रहा है, साथ ही 3rd ईयर के अंदर है, तो इसको इंटर्नशिप की ज़रूरत लगी होगी जिसके चलते इसे सब कुछ करना पड़ रहा है। तभी मिस्टर मा कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इसे थोड़ा बहुत सबक सिखाते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। और दोनों एक बार फिर से आ जाते हैं ये बूफेन को परेशान करने के लिए, उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। तभी ये बूफेन इन दोनों की शक्लों को ही देख रहा होता है, कितनी बेइज्जती करवाने के बाद भी एक बार फिर से यहाँ पर आ गए हैं। तभी यहाँ पर अब ये कहने लग जाता है कि ये बूफेन तुम यहाँ पर एक बार फिर से आ गए हो, तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है यहाँ पर आने का? क्या तुम किसी इंटरव्यू के लिए आए हो? तभी यहाँ पर ये बूफेन कहने लग जाता है कि मिस्टर मा क्या तुम एक बार फिर से अपना मजाक बनवाना चाहते हो मुझसे? तभी ये सुनने के बाद मिस्टर मा कह रहा होता है कि देखो तुम मेरे सामने थोड़ा कम ही बोला करो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो। तभी ये बूफेन कहने लग जाता है कि अच्छा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई है, वो फेक ब्रेसलेट पहनकर, है ना? तभी यहाँ पर उसे भी गुस्सा आने लग जाता है और कह रही थी कि ये बूफेन तुम थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर तुम हमारा फालतू का वक्त बर्बाद कर रहे हो। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा वो जो घटिया सा रेस्टोरेंट है वो तुम ऑन करने लगे हो, जिसके चलते तुम्हारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाव भी बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर रेस्टोरेंट चलाने की स्किल ही नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि इन मैनेजमेंट स्किल के ना होने की वजह से कुछ वक्त बाद ही तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाएगा, और तुम इतने भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो ये बूफेन। और हम ये भी जानते हैं कि तुम यहाँ पर इंटर्नशिप को हासिल करने के लिए आए हो, है ना? तभी मिस शर्मा कहता है कि ऑब्वियसली मुझे भी यही लगता है, लेकिन ज़रा ये सोचो कि किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया था और साथ ही उसके साथ में फ्लर्ट भी कर रहा था। कितना ज़्यादा गिरा हुआ लड़का है ये बूफेन। तभी यहाँ पर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड ये कहने लग जाती है कि अच्छा ही हुआ कि तुम और मैं दोनों ही अलग हो गए, अदरवाइज़ तो फिर मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे इस नए अफेयर के बारे में अब बताना ही होगा ये बूफेन। और ज़रा सोचो तुम्हारे ऊपर ये कितना ज़्यादा बैकफायर करेगा। तभी ये बूफेन उससे कहने लग जाता है कि तुम ये फालतू के रूमर्स चिया हैं जितना भी फैला लो, लेकिन इन सारे रूमर्स से मेरे ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड को इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तुम लोगों को तो फालतू का काम ही ज़्यादा है, तुम इतना ज़्यादा बातें बना रहे हो। मुझे इंपॉर्टेंट काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और दोनों को पीछे हटाते हुए वहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी ये बूफेन की गर्लफ्रेंड कहने लग जाती है कि देखो मिस्टर मा, इसने एक बार फिर से मेरी इंसल्ट की है और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जैसे ही मिस्टर मा इसकी बातों को सुनता है तो वो ये कहने लगा था कि तुम परेशान मत हो, बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हम ये बूफेन से टॉयलेट साफ़ करवाएंगे, और ये ऐसा काम करेगा भी।
तभी यहाँ पर अब वो लड़की कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कब ये टॉयलेट को क्लीन करेगा, और मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ ये यही काम करे। तो मिस्टर मा कह रहा था कि बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं प्रोफेसर जांग से इसके बारे में बात करूँगा और इसे हम अच्छा सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ कॉप्स जो थे वो फ़िलहाल काफ़ी बुरे तरीके से पड़े हुए होते हैं बेड के ऊपर, उनके अंदर से काफ़ी नेगेटिव एनर्जी भी बाहर की तरफ को निकल रही थी। मिस्टर काओ यहाँ पर उनका टेस्ट कर रहे होते हैं और डॉक्टर से भी पूछ रहे थे कि आखिर असल में प्रॉब्लम क्या है, कि आपको कुछ क्लू मिला है। तभी वो रिपोर्ट वगैरह देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि जब से ये अनकॉन्शियस हुआ है तब से हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और असल प्रॉब्लम है क्या। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि मिस्टर काओ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें मेरे इन दोनों ही साथियों को बचाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी वक्त से मेरे साथ हैं और इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ भी दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर काओ ये कहने लग गए थे कि इन तीनों की पल्स बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिर इनकी बॉडी के अंदर ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है। अगर मेरी गेसिंग सही निकली तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर दाल में काला ज़रूर है। जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो वो ऑफिसर भी पूछने लग जाते हैं कि आखिर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और इस बात से आपका क्या मतलब है। तभी मिस्टर काओ बताते हैं कि असल में मैं ईविल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये जो ईविल एनर्जी है वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिक गैस को प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से वो हवा के अंदर भी फैल रही है और इसी वजह से इस सब की ये हालत ख़राब हुई है। ऑफिसर कहने लग जाते हैं कि जो भी हो आप बस इसको प्लीज़ ठीक करें, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुए तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। तभी मिस्टर काओ भी कहने लग जाते हैं कि जब से ईविल एनर्जी इनकी बॉडी के अंदर एंटर हुई है उसके बाद से मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, और बता रहे थे कि मेरी बॉडी के अंदर भी ईविल एनर्जी एंटर कर गई थी। जब तक वो एंटर नहीं करी तब तक मेरे पास तरीके थे उसके साथ में क्योर करने के, लेकिन जब बाद में वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गई तो फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ आता कि कोई तरीका ऐसा हो जो कि कारागार रहे। हालांकि अभी भी हमारे पास में कुछ और ट्रेडिशनल वेज हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि एंशंट बुक जो है वो मिसिंग है और उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स थे वो भी मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ईविल एनर्जी है वो हार्ट तक जा रही है और मैं इसको क्योर करने में कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पर वो ऑफिसर कहने लग जाते हैं कि आप मेडिसिनल फील्ड के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ मिस्टर काओ कुछ तो करें, इन सभी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इनकी जान बचा लीजिए। तभी वो काफ़ी उदास थे तो डॉक्टर आके उनको थोड़ी बहुत सिंपैथी शो करते हैं और कह रहे थे कि हमें पता है कि आप अभी इस वक्त काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन हम भी इसके अंदर क्या ही कर सकते हैं। और रही बात उस एंशिएंट तरीके की, तो मुझे लगता है कि अब कोई और मेथड शायद इनके लिए मुश्किल से काम करे। तभी वहाँ पर दूसरे डॉक्टर भी खड़े हुए थे जो कि कह रहे थे कि ट्रीटमेंट के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, मुझे तो लगता है कि इनकी जान बचाना भी अभी मुश्किल रहेगा। लेकिन तभी मिस्टर काओ कहने लग जाते हैं कि परेशान नहीं हो, मेरे एक सीनियर हैं जो कि आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। मिस्टर जांग जैसे इस बात को सुनते हैं तो वो कह रहे थे कि आपका कोई सीनियर भी है, लेकिन इससे पहले मैंने तो आपको कभी भी किसी सीनियर को मेंशन करते नहीं सुना। हालांकि तभी पुलिस ऑफिसर कहने लगा था कि जो भी हो आप प्लीज़ जल्द से जल्द अपने उस सीनियर को यहाँ पर बुला लीजिए। मिस्टर काओ उठ के कॉल लगाने ही वाले थे ये बूफैन को, लेकिन तभी ये बूफैन वहाँ आ जाता है और जैसे ही वहाँ पर ये बूफैन आता है तो वो सारे के सारे लोग उसके ऊपर शाउट करने लगे थे कि लड़के तुम ऐसे कमरे के अंदर कैसे आ रहे हो, तुम ऐसे नहीं आना चाहिए बिना परमिशन के। लेकिन तभी ये बूफैन कहता है कि मैं शैंग के कहने पर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं किसी को ट्रीट करने के लिए भी आया हूँ। तभी दोनों ही डॉक्टर्स उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर ज़रूर से ही मजाक कर रहे हो। और साथ ही यहाँ पर ये बंदा भी ये कहने लगा था कि देखो हम पहले से ही परेशान हैं, यहाँ से चले जाओ ये बूफैन। और साथ ही डॉक्टर भी चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन अब मिस्टर काओ बोल पड़े थे कि आखिर तुम कैसे ये बूफैन से ऐसे बात कर रहे हो, ये वही सीनियर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी कुछ देर पहले बताया है। तभी डॉक्टर जैंग हैरान थे और कह रहे थे कि क्या ये लड़का एक जीनियस है।
तभी यहाँ पर मिस्टर काओ कहते हैं कि बिल्कुल ये एक जीनियस है और साथ ही ये बूफेन अब पेशेंट को देखने लगा था और उनकी हालत देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर भी ईविल एनर्जी का प्रकोप इनके ऊपर छा रहा है। तो मिस्टर काओ बताने लग जाते हैं कि ईविल एनर्जी की वजह से इनमें से 2 तो कोमा के अंदर चले गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं इनको क्योर कर पाऊँ। ये बूफेन अपनी डिवाइन आई के थ्रू देखता है और वो समझ जाता है कि जानबूझकर इनको कोमा में डाल दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो बाहर लीक ना हो। तभी वो ऑफिसर कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द मेरी मदद करो मेरे ब्रदर्स को ठीक करने के लिए। और साथ ही वो काफ़ी डरे हुए भी नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि क्या मेरे दोनों ब्रदर्स ठीक हो सकते हैं। तो ये बूफेन अपने पास में रखे हुए उस नीडल बॉक्स को निकाल लेता है। तो यहाँ पर मिस्टर काओ आगे आते हैं और साथ ही कह रहे थे कि अपना फ़ोन निकाल लो और साथ ही यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम अपने हाथ छुड़ा सकते हो। जिसके बाद ये बूफेन वहीं पर खड़ा हुआ था और साथ ही मिस्टर काओ उसे वो नीडल बॉक्स लाकर देते हैं। ये बूफेन अब पेशेंट की तरफ आगे बढ़ गया था। तो सेकंड वाला डॉक्टर मिस्टर काओ से कहता है कि क्या सच में हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ये बस 20 साल का है, मुझे तो डर है कि इसे ढंग से किसी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन तभी मिस्टर काओ गुस्सा करते हैं और कहने लगे थे कि मैंने कहा ना तुमसे कि वो एक सीनियर है और भला तुम उनके ऊपर रिलाई करने से कैसे डर सकते हो, वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। जिसके साथ ही अब पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर अपना फ़ोन कैमरा ओपन करता है और डॉक्टर ये बोलने लगे थे कि यहाँ पर अब जो भी प्रैक्टिस हो रही है उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें इनकी खुद की मर्ज़ी से हो रही है। ये बूफेन पेशेंट को देखने लग जाता है और उसे समझ में आ गया था कि इसकी बॉडी के अराउंड काफ़ी सारा ईविल हो रहा है जो कि ऐसे ही आसपास फ्लो कर रहा है। तो वो तुरंत ही अपनी 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन की मेथड का इस्तेमाल करने लगा था और हमें वो एंशिएंट बुक भी दिखाई जाती है जिसके ऊपर से कुछ टेक्स्ट निकल के अब इस बंदे की बॉडी के अंदर चला गया था। उसकी बॉडी के अंदर से ईविल ऑरा को बाहर खींच रहा होता है। इसे देखने के बाद डॉक्टर भी कहने लगे थे कि सीनियर ये तो 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी मिस्टर काओ कहते हैं कि ऑफ कोर्स मेरे सीनियर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और साथ इनकी स्पेशलिटी यही है 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन का इस्तेमाल भी अपने मेथड्स के अंदर कर सकते हैं। तभी हमें वो पेशेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफ़ी सारा ईविल ओरा बाहर की तरफ को इकट्ठा हो रहा था। ये बूफेन इस ओरा को ही देख रहा होता है और जैसे ही वो नोटिस करता है कि सही मौका है तो वो तुरंत ही उस ओरा को वहाँ से ख़त्म करता है। साथ ही धीरे धीरे करके अपनी वापस से नीडल्स को लेके अपने बॉक्स में रख लेता है। साथ ही पूरा का पूरा वीडियो भी शूट हो गया था जिससे कि हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी चीज़ों का ब्लेम नहीं आए। और साथ ही पुलिस ऑफिसर भी अपने साथी के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी उसका साथी होश में भी आ जाता है और कह रहा था कि कैप्टन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मिस्टर वांग कहाँ चले गए। तभी उसका साथी कहता है कि तुम परेशान मत हो और मिस्टर वांग भी ठीक ही हैं और बाकी सारे लोग भी। ये बूफेन के इस शानदार चीज़ को देखकर हैरान थे कि वो इतना अच्छा है मेडिकल के अंदर। साथ ही मिस्टर काओ भी कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा सीनियर बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इसकी नॉलेज के ऊपर शक करना एकदम ही बेकार है। तभी अब ये बूफेन दोनों पेशेंट्स को और देखता है जो कि वहीं हॉस्पिटल के अंदर थे। शेंग जो थी वो फ़िलहाल अभी फ़ोन पे ऐसे ही दौड़ रही होती है, साथ ही वो किसी से टकरा भी गई थी। हालांकि इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसके ग्रैंडपा और बाकी सारे लोग पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। तभी वो मिस्टर वांग के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है और कह रही थी कि आपकी वजह से मैं इधर उधर पागलों की तरह घूम रही हूँ मिस्टर वांग। तभी मिस्टर वांग कहने लगे थे कि तुम परेशान मत हो, अब सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। और साथ ही वो अब यहाँ पर आके उन पेशेंट वगैरह को भी देखती है जो कि अब ये बूफेन की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि ये बूफेन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, हम एकदम ही ठीक हो गए हैं। तब ये बूफेन अब यहाँ पर शेंग को इशारा करता है और इसके बाद अब वो ये भी पूछने लगा था कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ गए थे जिससे कि तुम्हारी ये हालत हो गई है। तभी वो लोग इसके बारे में बात करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि असल में हम मिस्टर हे के साथ में गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमारे साथ में ये सब कुछ हो गया। वो लोग ये भी रिवील करते हैं कि उन्हें एक एंशिएंट कॉइन मिला था और जैसे ही उन्हें वो कॉइन मिला तो वो थोड़ा आसपास देखने लगे कि आखिर ये कॉइन आया कहाँ से, और जैसे ही वो उसके बारे में थोड़ा और
उन्हें पता चला कि ये पैराडाइज कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जैसे ही ये लोग पैराडाइज कम्युनिटी का नाम सुनते हैं तो तभी इसके बारे में सभी लोग सोचने लगे थे। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा।